नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप शुरुआत से सुनते आए हैं कि मलखे सिरसा के सूबेदार हैं। तो बात उस समय की है, मलखे सिरसा के सूबेदार कैसे बनते हैं, आज वो कहानी आपको बता रहा हूँ। जब ये मानव जीत कर लौटते हैं तो सभी लोग विश्राम कर रहे होते हैं, लेकिन मलखान के मन में आता है कि क्यों ना मैं शिकार खेलने जाऊं। तब वो राजा परमाल से कहते हैं कि महाराज, मेरा मन घर में बैठकर नहीं लगता है, इसलिए आप मुझको आज्ञा दें, मैं आखेट पर जाना चाहता हूँ। तब राजा परमाल कहते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारे देह के घाव नहीं भरे हैं, इसलिए तुम भी आराम करो। पर मलखान जिद करता है कि नहीं महाराज, मैं तो जाऊंगा। तब मलखान को आज्ञा दे देते हैं राजा परमाल और कहते हैं बेटा, 3 दिशाओं में जाना, पर पश्चिम दिशा की ओर मत जाना। तब जो है मलखान जैसे ही नगर के बाहर निकलते हैं तो वो उसी दिशा पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जंगल में अनेकों मृगों का शिकार करते हैं और कब वह सिरसा के जंगल में पहुंच गए उन्हें पता नहीं चलता। वहां पर भी वो कई मृगों का शिकार करते हैं और इत्तेफाक से पृथ्वीराज का भतीजा पारस, कानकुब्ज का लड़का, भी शिकार खेलने आया है और वो जिस मृग के ऊपर अपनी नजर टिकाता है, मलखान उसको पहले धराशायी कर देते हैं। तब वो मलखान से कहता है, तू किस राजा का लड़का है, कहाँ का राजकुमार है, तू यहाँ आकर के मेरी शिकार को कर रहा है। तब मलखान कहते हैं, हम राजा परमाल के भतीजे हैं, बछराज के बेटे हैं और जग जाहिर बनाफर जात है हमारी। तब पारस कहता है, तू तो गुलाम है, राजाओं की क्या बराबरी करता है, ये महोबा नहीं है, ये इस घर सिरसा है। तब सिरसा का नाम सुनते ही मलखान को क्रोध आ जाता है, कहता है, सिरसा भी तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का था। तब इनकी इस तरह से बहस प्रारंभ हो जाती है और पारस कहता है कि अगर तुम मेरे सामने ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। तब मलखान कहता है, मैं तुमसे बकवास नहीं कर रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। मैं जब तक ये सिरसागढ़ नहीं छीन लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तब पारस कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगा और अपने भाले का प्रहार कर देता है। तो घोड़ी कबूतरी पीछे हट जाती है और भाला जमीन में समा जाता है। उसके पश्चात मलखे कहता है कि तुम अपनी दूसरी बार भी कर लो, जिससे तुम्हारे मन में ये न रह जाए कि एक बार धोखा हुआ था। तब पारस फिर जो है प्रहार करता है, लेकिन उसका तेगा मलखान की छाती से टकराने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि लोहे के तवे सीने में मलखान के जवाए गए थे। और तब मलखान अपनी गुर्ज उठा करके मारता है तो हाथी को जाकर के लगती है और हाथी पीछे को लौट जाता है और उस प्रहार से पारस भी डर जाता है तो वो भागने लगता है रणभूमि से। तब मलखान कहता है, मैं 15 दिन के अंदर तुमसे सिरसा छीन लूंगा। तब पारस कहता है, चाहे तुम सर पटक पटक कर मर जाना,
शेरशाह नहीं मिलने वाला तुमको। जानते हो कि पृथ्वीराज के इतने बड़े राज्य में 9 लाख घोड़े हैं, 8 उनके पुत्र हैं, 12 उनके धवल हैं। इस तरीके से वो पृथ्वीराज का वैभव बताता है और वहां से चला जाता है। मलखान भी लौट करके आते हैं राज दरबार में, तो वहाँ राजा परमाल का पूरा दरबार लगा हुआ है। आला, ऊदल, धांधु, ब्रह्मा, देवा, सारे योद्धा बैठे हुए हैं। ताला सैयद भी है, मन्ना गुंजर भी है। तब जो है मलखान आते हैं, उनका मुंह गुस्से से तमतमा रहा है। तब राजा परमाल उठ करके अपनी गद्दी से उसका मत्था चूमते हैं, वो प्रणाम करता है। पुत्र क्या बात हो गई, क्यों तुम इतना तमतमाए हुए हो? तब मलखान कहते हैं, दादा आज मेरे मन में एक विचार आया है कि आपने सब भाइयों को तो बसा दिया, केवल मलखान और सुरखान के पास कहीं रहने का आसरा नहीं है कि हम भी कहीं मड़ैया डाल लें, यानी कि एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर रह सकें। आपने हमारे लिए कहीं जगह नहीं बताई। तब परमाल कहते हैं, बेटा कैसी बात कर रहे हो, तुम तो महोबा के शासक हो। तब वो कहता है, नहीं, जैसे सबको आपने बांट के दिया है ऐसे ही मुझको भी दे दें। देखिए, आपने आरा को 10 पुरवा दे दिया, कोट झंझावट आपने ऊदल को दे दिया, जगनेरी को का राज जागन को दे दिया, ब्रह्मा को महोबा और कालिंजर का किला दे दिया। अब मलखान के लिए कहाँ बचा? तब वो कहते हैं, मलखान को हम महोबा खाली किए देते हैं, हम कलिंजर चले जाएंगे। तब मलखान कहते हैं कि मुझको किसी का कुछ नहीं चाहिए है। तब परमाल कहते हैं, जो गढ़िया तुमको सही लगे उसको बता दो, कहो तो कोट झंझावट खाली करा दूं, जहां तुम रहना चाहो। तब वो कहता है, मैं किसी भाई का हक नहीं मारूंगा और ना मुझे किसी और का हक चाहिए है। मैं तो ये चाहता हूँ मेरा जो पिता का किला था वो किला मुझको दे दिया जाए। तो इतना सुनकर के परमाल के चेहरे का रंग चला जाता है और वो अपने धुकी पर हाथ रख कर कहते हैं, यानी कि अपने दिल में के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा तुम शेरशाहगढ़ का नाम न लेना, शेरशाह बहुत बुरी बलाय है। तब मलखान कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, मैं बिना शेरशाह लिए नहीं चैन लूंगा। और सभी लोगों को आपने किलेदार बना दिया, लेकिन मेरे पास तो पहले से किला है, मुझको क्या आवश्यकता है किसी का किला लेने की। तब राजा परमाल कहते हैं, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं एक पंचायत बुलाता हूँ, उसमें जो निर्णय हो जाएगा वही उचित है। मलखान मान जाते हैं। राजा जयचंद को बुलाया जाता है, पृथ्वीराज को बुलाया जाता है, क्योंकि राजा जयचंद उस समय चक्रवर्ती सम्राट की पदवी पर थे, जो काशी नरेश कहलाते थे। और पृथ्वीराज चौहान भी काफी पराक्रमी माने जाते थे, लेकिन उस समय तक उनका पूर्ण वर्चस्व नहीं आया था। और पथरीगढ़ का राजा जल सिंह भी आता है। तो ये राजा लोग आते हैं, जगनेरी से जागन भी आते हैं, उनको भी पत्र भेजा जाता है। तो राजा परमाल कहते हैं, मलखान अपने किले के लिए जिद कर रहा है, आप लोगों का क्या मत है? मैं कहता हूं चाहे तुम कोट झंझावट ले लो। तब वहां पर परमाल कहते हैं, ये चाहता है कि हमें शेरशाह का किला मिल जाए, जो मेरे पिता का किला है। तब पृथ्वीराज कहते हैं, पराई संपत्ति पर आंख मत लगाओ, वो किला हमारे अधिकार में है, हमारा है।
और वहाँ पर काफ़ी बातचीत करते हैं कि इस किले पर तुम्हारा क्या हक है। तब जयचंद राजा से परमाल कहते हैं कि आप जो निर्णय कर देंगे वो हमें मंजूर होगी। तो राजा जयचंद कहते हैं ठीक है, हमारे राज्य का हिस्सा और महोबा का, दिल्ली का, इस तरीके से वो चारों राज्यों का बराबर हिस्सा जोड़कर बताते हैं। तब जल सिंह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अपने राज्य के मालिक हैं आप लोग, मेरे राज्य का कैसे ले लेंगे। और वो तो पहले ही हम लोगों की भूमि थी, वहाँ सिरसा का कुछ भी नहीं था, महोबा की कोई संपत्ति नहीं थी। तब मलखान क्रोध में भर करके राजा जयसिंह का गला पकड़कर जल सिंह को कुर्सी से नीचे गिरा देता है। ताला सैयद आगे बढ़कर तुरंत बीच में आते हैं और उनको रोकते हैं मलखान को। राजा जल सिंह से कहते हैं, जल सिंह आप हमें कह लो, लड़का है, क्रोधी स्वभाव का है। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, आप जो है चाहे जितने प्रयास कर लेना। तब जब विवाद बढ़ता देखते हैं राजा जयचंद तो कहते हैं जो मेरा निर्णय था मैंने आप लोगों को बता दिया, अब पृथ्वीराज जाने और मलखे जाने मेरी बलाय से है। ऐसा कहकर के राजा जयचंद कन्नौज के लिए कूच कर जाते हैं। पृथ्वीराज भी बताते हैं, कह जाते हैं कि पारस को तुम साधारण ना समझो, वो 9 लाख घोड़ों का मालिक है, उसके अंग में घाव नहीं आता है। तब मलखान कहता है उसकी चिंता आप ना करो, मैं अकेले जाकर के उससे जो है सिरसागढ़ लेकर रहूँगा। तब इस तरह से जल सिंह और पृथ्वीराज चौहान चले जाते हैं। मन में काफ़ी आक्रोशित हैं। इसके आगे का वृत्तांत मैं आपको कल के वीडियो में बतलाऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ बताऊंगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसलिए आप सब लोगों से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।